हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब लोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में व्यस्त रहते हैं तब उन्हें में व्यस्त होना कहा जाता है। श्रम में, आर्थिक गतिविधियों में, कार्य में या फिर विनिर्माण में। तो जब वस्तु एवं सेवाओं में व्यस्त रहते हैं तो उनको आर्थिक गतिविधियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्थिक गतिविधियां। तो ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी आर्थिक गतिविधियों में बिजी हैं, यानी व्यस्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो आपकी सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। क्लियर। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो भी आपका कौन सा है? तो सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है? वो भी आपका तृतीयक सेक्टर है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का ही सबसे ज्यादा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जब बात होगी सबसे लंबी नदी की तो नाम आएगा आपका नील नदी। और जब बात आएगी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे सबसे लंबी नदी पूछा था, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी। इसके अलावा यदि आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी गंगा। लेकिन भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, लेकिन भारत में होके बहती है। गंगा भारत की नदी है जो कि आपकी भारत से होकर बहती है। तो भारत से होकर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी सबसे लंबी में, लेकिन भारत की नदी की पूछा जाए तो आपकी गंगा हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से अधिक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन भारत से नहीं होता है, लेकिन भारत से होकर गुजरती है, इसलिए ये भारत की नदी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? बात यहाँ पे किसकी हो रही है? धातु की। तो सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है, यानी पृथ्वी की कई परतें होती हैं, आपको पता है। जैसे आपकी होती है सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। फिर मेंटल, फिर आपका होता है कोर। तीन परतें होती हैं, तो तीन परतों में सबसे ऊपरी जो परत होती है वो आपकी कहलाती है भूपटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाली होती है वो उसको बोलते हैं मेंटल, सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं कोर। सबसे पूछा है कि सबसे ऊपर वाली जो परत है उसमें कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो जब बात होगी धातु की, धातु आ गई आपकी एल्यूमिनियम। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और घुमा के पूछ लेता है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, भारत की समुद्र तटीय लंबाई कितनी है? 5216, 7702, 7516.6 और 8802.9 किलोमीटर। समुद्र की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? तो राज्य हो जाएंगे आपके 9 राज्य। ठीक है। और सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? तो वो हो जाएगी आपकी गुजरात की। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दिन रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस स्थान पर होता है? आपसे पूछे सर्वाधिक अंतर किस स्थान पर होता है, सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे होगा? जहाँ पर दिन में सबसे ज्यादा गर्मी पड़े और रात को सबसे ज्यादा ठंड पड़े। तो देखिए, ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है? तो ऐसा स्थान है आपका थार का मरुस्थल। क्योंकि थार के मरुस्थल में क्या है? रेत है। तो जब गर्मी पड़ती है तो रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जब रात को टाइम पे जब हम मौसम ठंडा हो जाता है तो रेत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो अंतर सबसे ज्यादा कहाँ बन जाता है? फिर थार के मरुस्थल में ही सर्वाधिक अंतर बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? 1918 में, 1925, 1915 या फिर 1909? भारत जो लौटे थे महात्मा गांधी, वो लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी वापस लौटे थे।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं को किसने परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था? तो देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं को हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका शेरशाह सूरी, जो कि आपका अफगान शासक था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो वह था आपका फरीद खां। ठीक है। यदि बात करें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो 2 युद्ध हुए थे। सबसे पहले हुआ था आपका चौसा का युद्ध, जो हुआ था आपका 1539 में। ठीक है। इसके बाद एक हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध, इसको कन्नौज बोल लीजिए या फिर आप बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज आपका या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये कब हुआ था? ये आपका 1540 में हुआ था। ठीक है। दोनों युद्धों में आपका शेरशाह सूरी जीता था, और जिस जीत के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और फिर लगभग 10 साल इस पर शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण युग का पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? आपको पता है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है। किस काल की है? यहाँ की पुरापाषाण काल की है। इस अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के अधिकारों पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। वो अधिनियम कौन सा है? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वो आपका एक्ट कौन सा है? वो आपका एक्ट है नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? प्रलेखित का मतलब लिखित संविधान नहीं है, यानी ऐसा इनमें से कौन सा देश है जिसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है? भारत के पास तो अपना है, और सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, सबसे बड़ा और लिखित, सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है? तो अपने भारत का ही है। पाकिस्तान के पास भी लिखित संविधान है। अमेरिका के पास सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? तो वो आपका अमेरिका का ही था। लेकिन ब्रिटेन के पास में क्या है? लिखित संविधान नहीं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? यानी संसद की बात हो रही है, तो संसद में कानून बनाना हो तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं, या फिर राज्यसभा में, या फिर दोनों में से किसी में भी। तो जब कानून बनाने की बात हो तो आप किसी भी सदन में आप अपना प्रस्ताव या फिर बिल ला सकते हैं। तो दोनों ही सदन आपके क्या बन जाएगा? ठीक है आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? दूध में पानी होता है, नींबू पानी, इसमें भी मिश्रण होता है, मिट्टी में भी तो मिश्रण होता ही है, लेकिन बर्फ क्या है? बर्फ तो प्योर पानी की बनी होती है, इसलिए मिश्रण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? बात हो रही है तने की। आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। तो इनमें से कौन सा तना है? तो तना हो जाएगा आपका आलू। देखिए, जिसका आकार वी आकार का होता है, जो वी आकार की शेप में होती है सब्जी, वो क्या होती है? आपकी जड़ होती है। ठीक है। जो इसका आकार क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, वो क्या होता है? आपका तना। जैसे आलू हो गया, और अदरक हो गया, आलू, अदरक, और बाकी गाजर आपकी इस तरह होती है, मूली भी ऐसी होती है, शकरकंद भी आपकी इस तरह होती है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपकी जड़ हो जाएंगी। ठीक है। यानी किसका रूप है? तो ये जड़ का रूप है। बाकी आलू और अदरक का रूप किसका है? हल्दी होगी। हल्दी भी किसका रूप है? हल्दी भी आपकी तने का ही रूप है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मृदा मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा क्या है? समांगी मिश्रण है, अणु है, यौगिक है, या फिर विषमांगी मिश्रण है? तो मृदा क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि कोई भी मात्रा इसमें निश्चित रूप से नहीं मिली हुई है, तो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि कान देखने के लिए या फिर आँख देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कौन सा दर्पण यूज होता है? तो आपका अवतल दर्पण यूज होता है, क्योंकि ये आपका बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। इसलिए ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तारे में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण पर निर्भर नहीं करता है।
जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो परिमाण है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी जिससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होती है। तो प्रिंटर, रैम, रोम या फिर जॉयस्टिक। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। जबकि जॉयस्टिक क्या है? तो आपका ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। और रोम और रैम क्या हो जाएंगी? आपकी मेमोरी हो जाएंगी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अप्रैल 2024 को किस खाड़ी देश ने पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया था? ओमान ने, कतर ने, कुवैत ने या फिर सऊदी अरब ने? तो किसने शुरू किया था? तो वो है आपका कुवैत। ठीक है, अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है, यानी सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा वो कौन सी है? वो आपकी कुवैती दीनार है। कुवैती दीनार ही आपकी सबसे बड़ी महंगी मुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 जनवरी या फिर 3 मार्च? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, इनका जो जन्म दिवस था वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को ही हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 15 अप्रैल 15 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य किस भारतीय संगठन ने स्वच्छ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया था? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसको बोलते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल महासंघ, युवा मामले व खेल मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय खेल संगठन? तो इसका जो विरोध किया, मतलब इसका जो अभियान चलाया था हैशटैग प्ले ट्रू, ये किसने शुरू किया था? ये आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने शुरू किया था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? बात करें ब्लैक पैगोडा की, तो जो आपके बौद्ध मंदिर होते हैं उनको पैगोडा बोला जाता है। तो अपने भारत में भी एक बौद्ध मंदिर है, वो कौन सा है? आपका सूर्य मंदिर, जो कि आपका कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है, इसको ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। जबकि गोल्डन पैगोडा किसको बोला जाता है? गोल्डन पैगोडा का देश किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है म्यांमार को। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कैसे बोलते हैं? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को। जबकि गोल्डन पैगोडा के देश किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है आपका म्यांमार को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले जानिए बैरोमीटर होता क्या है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु दाब को मापने के लिए। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार किया है ई टोरी सेली ने। ई टोरी सेली ने इसका आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए बैरोमीटर में अचानक क्या होता है? बैरोमीटर में यदि मान लीजिए अचानक इसका मीटर गिर जाता है, ठीक है, अचानक क्या होता है? गिर जाता है इसका मीटर, तो इसका ये किस बात का संकेत होता है? कि तूफान या फिर आंधी आने वाली है। ठीक है, तूफान या फिर आंधी का संकेत होता है इसका मीटर अचानक गिरना। अगला प्रश्न देखिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, नटवर सिंह, पूनम सूरी या फिर पवन चौधरी? तो ये पुस्तक आपकी काफ़ी फेमस रही थी। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। और लास्ट क्वेश्चन देखिए। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी को पता है फुटबॉल टीम में कितने होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं आपके फुटबॉल टीम में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध भी किससे होता है? फीफा वर्ल्ड कप का संबंध भी आपका फुटबॉल से होता है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध भी किससे होता है? तो फुटबॉल से होता है। इसके अलावा जो आपका डूरंड कप होता है
वो भी आपका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से ही है। और फुटबॉल के क्षेत्र में आपके अपने भारत में प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, उनका नाम क्या है, सुनील छेत्री। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है सुनील छेत्री का नाम किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री का संबंध आपका फुटबॉल से ही है। क्लियर। तो ये था आज का प्रैक्टिस है। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।